हाँ, तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी है, वो बड़ी ही शानदार चल रही होगी। तो आपकी उस शानदार तैयारी को और ज़्यादा बेहतरीन बनाने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी कि आरबीएससी बोर्ड अजमेर ने आपके 10वीं की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ मॉडल्स पेपर है वो जारी किए हैं। उन्हीं मॉडल्स पेपर्स का सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। इन मॉडल पेपर्स में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी कि आरबीएससी ने ये बात क्लियर बता दी है या फिर क्लियर कर दिया है, स्पष्ट रूप से बताया है कि आपकी जो आगामी बोर्ड परीक्षा का जो पैटर्न है वो कैसे रहने वाला है, यानी कि किस तरह से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। वो पैटर्न्स माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने इन मॉडल पेपर्स के थ्रू आपको बता दिया है। तो आज मैं आपको इस क्लास के अंदर इन्हीं मॉडल्स पेपर्स के में से हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसका जो सॉल्यूशन है वो मैं इस क्लास में आपको बताऊंगा। इस क्लास में आपको आपके इस हिंदी के विषय के मॉडल पेपर्स का कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि पूरा हल, संपूर्ण हल, जितने भी क्वेश्चन है उन सब क्वेश्चन का जो आंसर है मैं इसके अंदर आपको बताऊंगा, जो कि आपकी माध्यमिक परीक्षा 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, मैं यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन यानी कि क्वेश्चन जितने भी है उन सब का सॉल्यूशन यहाँ पे बताऊंगा। तो आई होप सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब लोग पहले मेरे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद में मैं आपका इसका हिंदी का जो आपका पेपर है मॉडल पेपर, उसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। अब मुझे उम्मीद है कि आपने कर दिया होगा, तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन है वो स्टार्ट करने करता हूँ। तो ये आपका मॉडल पेपर हिंदी का है, जिसमें यहाँ पे आपके कुछ टाइम रहा है कि 3 घंटे और 15 मिनट का रहने वाला आपका पेपर। और जो मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे, जो पूर्णांक रहेंगे, वो 80 नंबर का रहने वाला है। यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है जो आपको पढ़ लेने हैं। मैं आपको इसके मॉडल पेपर के क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ। तो आपका जो बोर्ड परीक्षा का जो पेपर रहेगा 2025 की 10वीं की बोर्ड परीक्षा, वो सेम इसी पैटर्न के ऊपर आएगा आपका हिंदी का पेपर। तो आपका जो पेपर हिंदी का रहेगा वो सेक्शन वाइज रहेगा, यानी कि खंड वाइज रहेगा, खंड में डिवाइड कर दिया गया है। तो आपका जो खंड ए रहेगा उसमें प्यारे विद्यार्थियों आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहने वाला है, निम्नलिखित बहुविकल्पात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि जो फर्स्ट आपका प्रश्न रहेगा वो आपका एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रकार का रहेगा, जिसमें 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे एक एक मार्क्स के। यानी कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बिल्कुल 15 नंबर का रहने वाला है, और सारे के सारे क्या है, एमसीक्यूज है, वस्तुनिष्ठ है, बहुविकल्पात्मक है। तो देखते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन का जो फर्स्ट है उसका आंसर देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, पहले फर्स्ट है, निम्नलिखित संज्ञा शब्दों में व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। यानी कि इन संज्ञा शब्दों के अंदर जो व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है वो क्या है। और आपका विकल्प ए है मित्रता, ब है लड़का, स है पर्वत और द है हिमालय। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है, जो सही आंसर है, वो रहेगा आपका विकल्प द, यानी कि हिमालय है वो, कि यहाँ पे क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट का ही सेकंड है, मानसिक शब्द में प्रत्यय है ईक, ईक, सीक या फिर क। तो मानसिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ब, यानी कि मानसिक शब्द में एक प्रत्यय है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित शब्दों में से यण संधि का उदाहरण है। अ महर्षि, ब नायक, स सदैव और द स्वच्छ। तो इसमें से जो यण संधि का उदाहरण है वो है आपका स्वच्छ, यानी कि द है वो इसका सही आंसर, सही उत्तर है वो रहने वाला है। आपका अगला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 4। शताब्दी शब्द में समास का प्रकार है। शताब्दी शब्द के अंदर समास का प्रकार यानी कि कौन से प्रकार का समास है। अ है द्विगु समास, ब है द्वंद्व समास, स है तत्पुरुष समास और द है क्रमधारय समास। तो शताब्दी शब्द के अंदर कौन सा समास है, तो इसके अंदर आपका सही उत्तर है वो रहने वाला है यानी कि द्विगु समास। तो शताब्दी के अंदर कौन सा समास है, द्विगु समास। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। नेताजी का चश्मा पाठ में नेताजी की मूर्ति बनाने वाला था। तो नेताजी का चश्मा आपका जो हिंदी का पाठ है उसमें नेताजी की मूर्ति बनाने वाला कौन था, उसका नाम आपको बताना है। मास्टर हीरालाल, मास्टर मोतीलाल, मास्टर नंदलाल, मास्टर
मदन लाल। तो नेताजी का चश्मा, इस पाठ के अंदर जो मूर्ति बनाने वाला है वो था आपका मास्टर मोतीलाल, यानी कि ब है वो इसका सही उत्तर रहने वाला है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6। झूठा सच नामक उपन्यास के लेखक है, यानी कि जो झूठा सच नामक जो उपन्यास है उस उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल, ब रामवृक्ष बेनीपुरी, स मनु भंडारी और द है यतीन्द्र मिश्र। तो इसका सही आंसर है, सही उत्तर है वो रहने वाला है आपका झूठा सच का लेखक कौन है? तो यशपाल, यानी कि और जो है वो इसका सही उत्तर रहने वाला है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान रहा। तो मनु भंडारी के साहित्य का दायरा बढ़ाने में सर्वाधिक योगदान किसका रहा? उनके पिता का, डॉक्टर अंबालाल का, शीला अग्रवाल का, राजेंद्र वर्मा का। तो किसका योगदान रहा था? तो वो रहा था शीला अग्रवाल का, यानी कि स इसका सही उत्तर रहने वाला है। का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शहनाई किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? जो शहनाई होती है वो किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तत् वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य यंत्र, घन वाद्य यंत्र या फिर सुशील वाद्य यंत्र? तो शहनाई है वो क्या है? वो सुशील वाद्य यंत्र है, यानी कि फूंक बजाई जाती है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि है? तुलसी, सूरदास, रहीम और देव। तो वात्सल्य के श्रेष्ठ कवि है वो कौन है? तो वो है आपके सूरदास, यानी कि ब इसका सही उत्तर रहने वाला है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हुई को एक दास तुम्हारा, उपयुक्त काव्य पंक्ति किसकी ओर संकेत करती है? यानी कि ये जो लाइन लिखी हुई है ये लाइन किसकी ओर संकेत करती है? राम, ब लक्ष्मण, स भरत और द शत्रुघ्न। तो ये लाइन किसकी ओर संकेत करती है? तो ये लाइन राम की ओर संकेत करती है, यानी कि है वो इसका सही उत्तर रहने वाला है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। कामयानी के रचयिता है, यानी कि जो कामयानी है उसकी रचयिता कौन है? है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ब है नागार्जुन, स है मंगलेश डबराल, द है जयशंकर प्रसाद। तो इसकी रचयिता कामयानी के रचयिता है वो कौन है? तो जयशंकर प्रसाद, यानी कि द है वो सही इसका सही उत्तर रहने वाला है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। यह दंतुरित मुस्कान कविता का केंद्रीय पात्र है। यह दंतुरित जो मुस्कान वाली आपकी कविता है उसका केंद्रीय पात्र कौन है? स्वयं लेखक, ब माता, स बच्चा, द वृद्ध। तो इसका केंद्रीय पात्र है वो कौन है? वो है बच्चा, यानी कि स इसका सही उत्तर रहने वाला है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। माता का अंचल पाठ में लेखक के पिता लेखक को किस नाम से पुकारते थे? यानी कि जो माता का आंचल वाला आपका पाठ है हिंदी का, उसमें उस पाठ के लेखक है वो लेखक को किस नाम से, सॉरी पाठ के लेखक के पिता है वो लेखक को किस नाम से बुलाते थे? है भोलानाथ, ब है शिवनाथ, स है गोरखनाथ और द है दरिद्र नारायण। तो वो किस नाम से बुलाते थे? तो वो किस नाम से बुलाते थे? भोलानाथ, यानी कि है वो इसका सही आंसर उत्तर है रहने वाला है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। साना शाना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किनके फुटप्रिंट की जानकारी दी? तो साना साना हाथ जोड़ी पाठ में यात्रा से लौटते समय जितेन ने किसके जो पद चिन्ह है उनके बारे में जानकारी दी? तो है गुरु गोविंद सिंह, ब है गुरु नानक, स है गुरु अंगद, द है गुरु रामदास। तो इसका सही उत्तर रहने वाला है वो था आपका ब गुरु नानक, यानी कि ब है वो इसका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम है। हिरोशिमा की घटना पर आधारित पाठ का नाम क्या है? परमाणु, मैं कैसे लिखता हूँ, मैंने क्यों लिखा, मैं क्यों लिखता हूँ। तो इसका सही उत्तर है वो आपका द है, यानी कि मैं क्यों लिखता हूँ। ये नाम है उस पाठ का हिरोशिमा की घटना पर आधारित। आपका अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 था
आपका प्रश्न नंबर 1 था, वो आपका एमसीक्यूज़ था, यानी कि उसमें बहुविकल्पात्मक प्रश्न थे। और आपका प्रश्न नंबर 2 रहने वाला है, वो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, यानी कि रिक्त स्थान में रहेगा, जिसमें 1 से 4 क्वेश्चन यानी 4 प्रश्न पूछे जाएंगे, सारे 1-1 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल 4 नंबर का आपका प्रश्न नंबर 2 है वो रहने वाला है। प्रश्न नंबर 2 का पहला है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं अपने लिए करता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो वो सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग जो वक्ता यानी कि जो बोलने वाला होता है, जो लेखक होता है, वो अपने लिए करता है, उसे क्या कहते हैं? तो उनको कौन से सर्वनाम कहते हैं? तो इसका जो सही उत्तर रहेगा, उनको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं उसको? निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो आपको यहाँ भरना है निजवाचक। आपका प्रश्न नंबर 2 का ही 2 है, इस गेंद को मत फेंको वाक्य में विशेषण है। तो इस गेंद को मत फेंको इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो इसके अंदर जो है वो है आपका निषेधवाचक विशेषण। निषेध निषेधवाचक विशेषण पीछे लिखा हुआ ही है। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 का 3 है, ऐसे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, काल आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिन पर लिंग, वचन और काल का से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो उन शब्दों को कहते हैं अवयव। उनको क्या कहते हैं? अवयव। अवयव। ठीक है ना, अवयव। अव्यय। ठीक है। उसके बाद में 4 है आपका, संयोग शब्द में उपसर्ग है। तो संयोग शब्द के अंदर कौन सा उपसर्ग है? इसके अंदर आपका उपसर्ग है सम प्लस योग से मिलकर बना है, तो इसके अंदर जो उपसर्ग है वो रहेगा आपका सम। तो इसका सही उत्तर रहेगा आपका सम। आपका तीसरा प्रश्न है बोर्ड परीक्षा का, वो आपका रहेगा, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 1 से 6। ठीक है। तो आपका तीसरा प्रश्न रहेगा, वो रहेगा आपका अपठित गद्यांश का, जिसमें 6 प्रश्न है आपसे पूछे जाएंगे, और 6 के 6 प्रश्न है वो 1-1 नंबर के रहेंगे, यानी कि टोटल 6 नंबर का आपका तीसरा प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में रहेगा। तो ये आपका एक गद्यांश है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप इसको वीडियो को रोक करके पढ़ लेना। मैं इसके उत्तर है आपको प्रश्न और उनके उत्तर बताता हूँ। तो चलो मैं इनके आपके कुछ प्रश्न और उत्तर बताता हूँ। तो आपके प्रश्न नंबर 3 के इस गद्यांश का जो पहला प्रश्न है वो है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। यानी कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा भय और क्रोध या मनोविकार। तो इसका शीर्षक क्या है? भय या क्रोध, भय और क्रोध या फिर मनोविकार। इस गद्यांश का दूसरा प्रश्न है, भय को परिभाषित कीजिए। तो इसका उत्तर है, किसी आती हुई आपदा की भावना या दुख के कारण के साक्षात्कार से जो एक प्रकार का आवेगपूर्ण अथवा स्तंभकारक मनोविकार होता है, उसी को भय कहते हैं। आपका इसी गद्यांश का तीसरा प्रश्न है, दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए कौन आकुल करता है? तो आपके इस तीसरे प्रश्न का उत्तर है, क्रोध दुख के कारण पर प्रभाव डालने के लिए आकुल करता है। प्रश्न नंबर 4 है, गद्यांश में से विपत्ति शब्द का पर्यायवाची शब्द ढूंढकर लिखिए। तो विपत्ति का पर्यायवाची क्या होता है? उत्तर रहेगा आपदा। आपका अगला प्रश्न है, क्रोध कब प्रकट होता है? तो इसका उत्तर रहेगा, जानबूझकर यदि किसी को दुख पहुंचाया जाता है, ऐसा बोध होने पर क्रोध प्रकट होता है। आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भय के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो भय के लिए कारण निर्दिष्ट होना जरूरी नहीं है, बस इतना अभ्यास होना चाहिए कि हानि या दुख पहुंचेगा। तो ये आपका जो तीसरा प्रश्न था गद्यांश, तो उसका मैंने उत्तर आपको बता दिया। आपका जो अगला प्रश्न रहेगा वो रहेगा आपका प्रश्न नंबर 4। और प्रश्न नंबर 4 है वो आपका रहेगा, निम्नलिखित अपठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 1 से 6। तो चौथा क्वेश्चन है, चौथा प्रश्न है, वो आपका रहेगा अपठित पद्यांश से लेकर के, और इसमें रहेंगे एक नंबर के 6 प्रश्न रहेंगे, यानी कि टोटल 6 नंबर का ये आपका प्रश्न रहने वाला है। तो इस तरह से ये आपका एक पद्यांश दिया हुआ है। इन पद्यांश में से यहाँ पे आपके लिए प्रश्न बनाए गए हैं। तो इस पद्यांश के अनुसार आपका प्रश्न फर्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर रहेगा वो रहेगा आपका
आत्मपरिचय। तो इस पद्यांश का जो शीर्षक है वो है आत्मपरिचय। अ, इस पद्यांश का जो शीर्षक है वो रहेगा आत्मपरिचय। आत्मपरिचय। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त पद्यांश में रेखांकित पंक्तियों का आश्रय स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर है, कवि कहता है कि मैं इस सांसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए हुए फिरता रहता हूँ और मैं अपने आप से भी प्रेम करता हूँ। तीसरा प्रश्न है, काव्यांश में कवि किसका पान करता है? इसका उत्तर है, काव्यांश में कवि प्रेम के नशे में डूबा रहता है, अर्थात सभी से प्रेम करता है। चौथा प्रश्न है, जग किसको पूछता है? इसका उत्तर है, जो दूसरों के बारे में सोचते हैं और बातें करते रहते हैं उसके बारे में। तो प्रश्न नंबर 5 है आपका, उपयुक्त पद्यांश की मूल संवेदना लिखिए। तो इस पद्यांश की जो मूल संवेदना है वो लिखनी है। तो इसका उत्तर रहेगा, वो रहेगा, कवि इसमें अपने जीवन के सुख दुख व प्रेम के दायित्व का भार स्वयं उठाए चलने को कहते हैं, साथ ही स्वयं के मतानुसार चलने को बात कहते हैं। प्रश्न नंबर 6 रहेगा, कवि किसका गान करता है? तो कवि हर परिस्थिति में अपने 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 में ही प्रसन्न रहता है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं इस पर ध्यान नहीं देता। आपका दूसरा जो रहेगा खंड है वो ब खंड रहेगा। पहला खंड था वो अखंड था, जिसमें एमसीक्यू थे और उसके अंदर फिल इन द ब्लैंक्स थे, और उसके बाद में फिर यहाँ पे दो एक अनसिंग पैसेज और एक स्टैंजा था। आपका जो अगला प्रश्न रहेगा खंड ब का प्रश्न नंबर सॉरी खंड आपका ब रहेगा, निम्नलिखित लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में लिखिए। प्रश्न रहेगा 5 नंबर, संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सिखाने की जिजीविषा को अपने भीतर जिंदा रखा। उपयुक्त कथन किसके संदर्भ में व क्यों कहा गया है? तो इसका उत्तर रहेगा, यह कथन विश्व प्रसिद्ध भारत रत्न प्राप्त सेनाई वादक बिस्मिल्लाह खान साहब के बारे में कहा गया है, क्योंकि वे 80 वर्ष की एक निरंतर जिजीविषा में संगीत की साधना करते रहे कि ईश्वर मुझे फटा सुर न बख्शे, अपितु एक सुर ऐसा प्रदान करे जो आप ईश्वर तक पहुंचे। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हमारी संस्कृति पर मनुष्यों का क्या प्रभाव पड़ा? पठित पाठ के आधार पर लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। उत्तर है, हमारी सभ्यता पर अधिकांशतः प्रभाव मनुष्यों के कारण ही पड़ा है। मनुष्यों से मिलने वाला ज्ञान उनकी सहज संस्कृति के कारण हमें प्राप्त होता है, क्योंकि वे हमेशा ही ज्ञान की खोज में लगे रहते हैं। वे अदम्य जिज्ञासा रखते हैं और सामान्य सफलता पर संतुष्ट होकर नहीं बैठते। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, संगतकार का गायन में योगदान लिखिए। ये 2 नंबर का रहेगा। इसका उत्तर है, संगतकार मुख्य गायक गायिकाओं के स्वर से में अपना स्वर मिलाकर उनके स्वर को बल प्रदान करता है। दूसरा है, इसमें मुख्य गायक गायिकाओं के कहीं गहरे चले जाने पर उनके मुखड़े को पकड़कर वे उन्हें वापस मूल स्वर में ले आते हैं। तीसरा है, वे मुख्य गायक गायिकाओं की थमी हुई टूटती बिखरती आवाज को बल देकर उनका सहयोग करते हैं, उन्हें अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये संगतकार का गायन में योगदान रहता है। आपका अगला प्रश्न रहेगा, वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, आत्मकथा कविता का मूल भाव लिखिए। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसका उत्तर है, आत्मकथा कविता छायावादी शैली में लिखी गई है। इस कविता में प्रसाद जी ने अपने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। इसमें अपने मनोभावों बिंबों के सहारे बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, मैडम यह मैदानी नहीं पहाड़ी इलाका है, यहाँ कोई भी आपको चिकना बर्फीला नहीं मिलेगा। इसका उपयुक्त वाक्य किसने क्यों कहा? तो उत्तर रहेगा आपका, उपयुक्त वाक्य मणि के पहाड़ी स्कूल के बच्चों हेतु बस के बारे में पूछने पर गाइड जितेन नार्गे ने कहा कि मैडम यह मैदानी क्षेत्र नहीं है, पहाड़ी क्षेत्र है। यहाँ यहाँ बस मार्ग हो, यहाँ के बच्चे दिन रात परिश्रम करते हैं, इसलिए इनमें कोई भी बच्चा बढ़े हुए पेट वाला नहीं है। प्रश्न नंबर 9, माता 10 10 माता का आंचल अंचल
पाठ के आधार पर ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का महत्व लिखिए। यानी कि जो माता का अंचल पाठ है, उसके आधार पर ग्रामीण जीवन के अंदर जो बच्चे होते हैं, उनमें खेलों का क्या महत्व होता है, वो आपको लिखना है। तो इसका उत्तर रहेगा, ग्रामीण जीवन में बच्चों के जीवन में खेलों का शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए विशेष महत्व होता है। उनके खेल एवं खेल सामग्री भी ग्रामीण वातावरण के अनुरूप ही होती है, जो आसानी से उपलब्ध होती है। वे उन्हीं खेलों में आनंद लेते हैं, परिवारजन उनका सहयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न रहेगा, वो है प्रश्न नंबर 11। आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आंखें मूंदना मुहावरे का अर्थ है ध्यान न देना, और इसका वाक्य में प्रयोग है, आजकल माता पिता धन कमाने के चक्कर में संतान के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं, जिससे वह बिगड़ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जो आजकल के जो पेरेंट्स लोग होते हैं, वो पैसे कमाने के चक्कर में अपने जो बच्चे होते हैं, उनकी ओर कोई ध्यान नहीं देते हैं। उस वजह से ये बच्चे बिगड़ जाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी बात कही गई है। आपका दूसरा जो तीसरा सेक्शन रहेगा, वो खंड स रहेगा। इसमें प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए 1 से 4। यानी कि 12 प्रश्न रहेगा, वो आपका पठित गद्यांश को लेकर के रहेगा, जिसमें 1 से 4 क्वेश्चन है, यानी कि एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है, वो पूछे जाएंगे आपसे। तो इसमें आपका है गद्यांश है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये गद्यांश है। तो ये आपके मॉडल पेपर में दिया हुआ है, मैं इसका उत्तर आपको बताता हूँ। तो इस गद्यांश के अनुसार आपका प्रश्न नंबर पहला है, उपयुक्त गद्यांश में कहाँ का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। तो इसका उत्तर रहेगा, उपयुक्त गद्यांश में लेखक द्वारा गाड़ी में सेकंड क्लास के डिब्बे में की गई यात्रा का दृश्य प्रस्तुत किया गया है। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक ने डिब्बे को लेकर क्या अनुमान लगाया था। तो उत्तर रहेगा, लेखक ने अनुमान लगाया था कि डिब्बा खाली होगा। प्रश्न नंबर 3, डिब्बे में बैठे सज्जन की आंखों में असंतोष क्यों दिखाई दिया। तो उत्तर है, लेखक के अचानक डिब्बे में आ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न के कारण असंतोष दिखाई दिया। प्रश्न नंबर 4 है, डिब्बे की बर्थ पर कौन बैठा हुआ था। तो डिब्बे की बर्थ पर लखनवी नवाबी नस्ल के एक सफेदपोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारे बैठे हुए थे। इसी 12 नंबर प्रश्न क्या एक अथवा में है। अथवा में एक और पे आपका जो गद्यांश है वो रहने वाला है, यानी कि 2 गद्यांश रहेंगे, जो आपको आता है वो आप कर सकते हो। तो इसका दूसरा गद्यांश है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, बाल गोविंद भगत वाला। तो इसका जो प्रश्न नंबर पहला है, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष कब देखा गया। तो इसका उत्तर रहेगा, बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे। तो बाल गोविंद भगत अपने बेटे के प्रति अधिक लगाव क्यों रखते थे। इसका उत्तर है, उनका इकलौता पुत्र कमजोर एवं सुस्त था, इसलिए उनकी सोच थी कि ऐसे व्यक्तियों पर विशेष नजर रखनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, भगत की पतोहू की चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो इसका उत्तर है, भगत की पतोहू सुबह सुशील एवं कुशल प्रबंधिका थी। प्रश्न नंबर 4, किस खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। तो उत्तर है, भगत जी के पुत्र की मौत की खबर ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। जो प्रश्न नंबर 13 है, वो है, निम्नलिखित पठित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए 1 से 4। यानी कि जो प्रश्न नंबर 13 रहेगा, वो आपका पठित पद्यांश को लेकर के रहेगा, और 12 रहेगा वो पठित गद्यांश को। तो ये आपका पद्यांश है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इसमें आपका पहला प्रश्न पूछा गया है, काव्यांश में कवि ने महाभट्ट किसे कहा है। तो इसका उत्तर है, काव्यांश में कवि ने महाभट्ट परशुराम जी को कहा है। तो इस काव्यांश में कवि ने परशुराम जी को महाभट्ट कहा है। दूसरा प्रश्न है, इस कुम्हड़वतिया कोहू नाहि से क्या आश्रय है। तो इसका उत्तर है, लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि यहाँ कोई कुम्हार का कच्चा घड़ा या छुई का पेड़ नहीं है, जो आपकी तर्जनी उंगली को देखकर डर जाएगा। तीसरा प्रश्न है, रघुकुल में किन पर अपनी वीरता दिखाई जाती है। रघुकुल में किन पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। तो उत्तर है, रघुकुल में देवता, ब्राह्मण, भक्तजन, गाय आदि पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती है। चौथा है, उपयुक्त काव्यांश में किन किन के मध्य संवाद है। तो उपयुक्त का इसका उत्तर है, उपयुक्त काव्यांश में लक्ष्मण परशुराम के मध्य संवाद है।
आपका इसी 13वां प्रश्न क्या जो अथवा में इसका एक और पद्यांश दिया हुआ है, वो यहाँ से लेकर के यहाँ पर है, ये फसल क्या है इसको लेकर के पद्यांश है। इसमें आपका पहला प्रश्न है, कवि के अनुसार फसल क्या है? तो इसका उत्तर रहेगा फसल अनेक सामूहिक प्रयासों की सुखद परिणति है। इसमें अनेक प्राकृतिक स्रोत और मानव श्रम सम्मिलित प्रयास के रूप में सम्मिलित होते हैं। दूसरा प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश में किन मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है? तो इसका उत्तर है, उपयुक्त काव्यांश में अनेकता में एकता एवं आपसी सहयोग जैसे मानवीय मूल्यों की ओर संकेत किया गया है। तीसरा आपका प्रश्न है, फसल किसका रूपांतर है? इसका उत्तर है, फसल प्राकृतिक तत्व एवं मानव परिश्रम का रूपांतर है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, फसल को किसका संकोच बताया गया है? तो इसका उत्तर है, फसल को सूर्य की उष्मा एवं हवा की थिरकन का संकोच बताया गया है। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14 प्रश्न नंबर 14 है, नहीं साहब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है। पान वाले के द्वारा कही पंक्ति में कैप्टन के प्रति पान वाले की क्या सोच रही होगी, कल्पना के आधार पर लिखिए। उत्तर सीमा 60 से 80 शब्द। इसी के अथवा में है, हम भाई बहनों का सारा लगाव माँ के साथ था, लेकिन नियाहत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। आपके अनुसार मनु भंडारी की माँ उनके लिए आदर्श क्यों नहीं बन सकी? इसका उत्तर है, जब हालदार साहब ने कैप्टन के बारे में जानना चाहा कि वह व्यक्ति नेताजी का साथी है अथवा आजाद हिंद फौज का सिपाही है, तब पान वाला उपेक्षापूर्ण ढंग से जवाब देता है कि वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल कैप्टन के प्रति पान वाले की नकारात्मक सोच रही होगी। वह उसे बेकार एवं सनकी व्यक्ति समझता होगा, वह कैप्टन की देशभक्ति की भावना को नहीं समझता होगा, नहीं तो कैप्टन देशभक्ति को पागल, लंगड़ा, मरियल और नकारा नहीं समझता। इसी की जो अथवा में था, उसका उत्तर है आपका, मनु भंडारी माँ मधु भंडारी की माँ अपने पति की आज्ञाओं का पालन करती हुई और अपनी संतान की इच्छाओं को पूरा करती हुई सिर्फ पत्नी और एक माँ की माँ ही रह गई। उनकी स्वयं की पहचान पूर्णतः समाप्त ही हो गई। मशीन तक सबके कार्य करते हुए माँ का स्वयं का व्यक्तित्व परिवार में नगण्य और महत्वहीन था। इसी कारण मनु ने अपनी अनपढ़ माँ को व्यक्तित्वहीन कहा, इसलिए वह अपनी संतानों के लिए आदर्श नहीं बन पाई। प्रश्न नंबर 15 है, संगतकार कविता के माध्यम से कवि ने समाज निर्माण में किन लोगों के योगदान को दर्शाया? उत्तर सीमा 60 से 80 शब्द 3 नंबर का रहेगा। इसी के अथवा में है, उद्धव गोपियों के कृष्ण के प्रति अन्य प्रेम को समझने में असमर्थ क्यों रहे? तो इस दोनों के उत्तर यहाँ पे दिए हुए हैं। वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं इनको बोलूंगा नहीं। आप वीडियो को रोक करके इनके उत्तर दोनों के आप देख सकते हो। तो वीडियो रोक करके इनके उत्तर देख लेना। वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। सीधा अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, कवि नागार्जुन के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। 3 नंबर का प्रश्न रहेगा। इसी के अथवा में है, राम वृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में लिखिए। तो इन दोनों प्रश्न के उत्तर है, ये पहले का है और ये उसके अथवा वाले का है। दोनों के उत्तर यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोक करके इनके उत्तर भी देख लेना। मैं आपको अगले प्रश्न का उत्तर बताता हूँ। आपका अगला प्रश्न रहेगा वो है खंड द। जो खंड द है उसमें प्रश्न नंबर 17 है, दुर्घटना से देर भली सावधानी से मौत टली, सिक्किम यात्रा के दौरान लेखिका को यह चेतावनी किस स्थान पर लिखी मिली? उस मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर सीमा 80 से 100 शब्द रहेगी। नंबर रहेंगे 4 नंबर का रहेगा। इसी के अथवा में एक और है, मैं क्यों लिखता हूँ, पाठ के आधार पर अज्ञेय द्वारा लिखने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। तो इन दोनों प्रश्न के उत्तर है, ये पहले वाले का है और ये उसके अथवा के अंदर है उसका है। तो मैं इसको पढ़ूंगा नहीं, आप वीडियो को रोक करके इनके उत्तर है देख लेना। मैं दूसरे क्वेश्चन पे लेके चलता हूँ आपको। प्रश्न नंबर 18, जो प्रश्न नंबर 18 आपकी बोर्ड परीक्षा में रहेगा, वो रहेगा, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 6 नंबर का प्रश्न रहेगा और ये 4 जो टॉपिक है, इन 4 टॉपिक में से किसी एक टॉपिक के ऊपर आपको एक निबंध लिखना है। पहला टॉपिक है भारत में षड ऋतुओं का प्रभाव। दूसरा है विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार। तीसरा है राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर और चौथा है यदि मैं प्रधानाचार्य होता। तो यहाँ पे आपको एक निबंध लिखना है इन टॉपिक के ऊपर। तो मैं सब बताऊंगा एक एक करके सबका, आप वीडियो को देख करके आपके हिसाब से आप लिख देना आपको किस पर लिखना है।
तो पहला आपका टॉपिक है भारत में षड ऋतुओं का प्रभाव। तो इसका जो निबंध रहेगा वो इस तरह से रहेगा, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं ये वाला। और दूसरा आपका जो निबंध रहेगा वो है विद्यार्थी जीवन भावी जीवन का आधार। तो इस पर भी ये निबंध है, लिखा हुआ है, आप वीडियो को रोक करके इस देख सकते हैं और लिख सकते हैं। तीसरा आपका टॉपिक था राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर। आपका अगला टॉपिक है यदि मैं प्रधानाचार्य होता। तो इसके ऊपर ये निबंध लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना वीडियो को रोक करके। मैं आपको इसके अगले प्रश्न पर लेके चलता हूँ। तो प्रश्न नंबर 19, जो प्रश्न नंबर 19 है, स्वयं को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रैनगढ़ का मनीष मानकर प्रधानाचार्य महोदय को खेल सप्ताह आयोजनार्थ एक प्रार्थना पत्र लिखिए। इसी के अथवा में है, स्वयं को यशवर्धन मानते हुए अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए जिसमें आपकी बोर्ड परीक्षा तैयारी एवं समय प्रबंधन के बारे में बताया गया हो। तो यहाँ पे एक के अंदर एप्लीकेशन, दूसरे के अंदर लेटर लिखना है। तो यहाँ पे दोनों लिखे हुए हैं, आप वीडियो को रोक करके देख सकते हो कि आपको कौन सा लिखना है, उसके हिसाब से लिख देना। अब मैं आपको अगले प्रश्न पर लेके चलता हूँ। आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, नगर पालिका उधमगढ़ की ओर से स्वच्छता जागरूकता हेतु एक विज्ञापन लिखिए। और इसी के अथवा में है, ग्रीष्मका अवकाश में स्काउट्स एवं गाइड द्वारा कौशल विकास शिविर में बनाई गई सामग्री को प्रदर्शनी देखने हेतु एक विज्ञापन लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न रहेगा, इनके उत्तर है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए है, आप इसको लिख देना। ठीक है, ये इसका रहेगा आपका, और जो अथवा में है उसका ये रहा। ठीक है, इस तरह से ये इसका उत्तर रहेगा, देख लेना आप वीडियो को रोक करके। तो इस तरह से आज के आपके हिंदी के पेपर के में मॉडल पेपर का मैंने इसमें सॉल्यूशन बताया है, संपूर्ण हल बता दिया है। इसमें आपको आइडिया लग गया हो गया कि आपके जो हिंदी के पेपर में बोर्ड परीक्षा में प्रश्न है वो किस तरह से पूछे जाएंगे। तो टोटल प्रश्न है वो 1 से लेकर के 20 तक, यानी कि जो आपकी बोर्ड परीक्षा होगी उसमें हिंदी के पेपर में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। उनका पैटर्न क्या होगा वो मैंने इसमें बता दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और जाते जाते हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब करके जाना। गुड डे।